हेलो एवरीवन। तो आज हम एक सिस्ट के बारे में बात करेंगे जो है कि ओडोजेनिक डेवलपमेंटल सिस्ट है। तो इसको बोलते हैं, इस सिस्ट का नाम है ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्कर पूछा जा सकता है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आता है इससे। एग्ज़ाम में नहीं आता तो वाइवा में पूछते हैं, वाइवा में नहीं पूछते तो नीट एमडीएस में क्वेश्चन इससे 100% आना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में मतलब इसमें ओरल पैथोलॉजी का भी देखेंगे और जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ओरल सर्जरी का पार्ट, वो भी इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। डायग्राम और फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए हैं जिससे कि तुम लोगों को समझ में आए, कि फ़ोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी रहती है, इसकी वजह से ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा समझ में आता है। तो मैक्सिमम फ़ोटोग्राफ यूज़ किए हैं, ठीक है। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूमर ये सिस्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन WHO ने दी थी। अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ एन बिनाइन यूनिसिस्टिक और मल्टीसिस्टिक इंट्राओसियस ट्यूमर ऑफ द ओडोंटोजेनिक ओरिजिन। मतलब क्या है? इंट्राओसियस बिनाइन ट्यूमर है। WHO ने बोला कि इंट्राओसियस बिनाइन ट्यूमर है, बोन के अंदर डेवलप होता है, और ये यूनिसिस्टिक हो सकती है, मल्टीसिस्टिक हो सकती है, और इसका ओरिजिन ओडोंटोजेनिक है। ओडोंटोजेनिक मतलब ये डेंटल लेमिला से डेवलप होती है, या फिर इसके जो रेमिनेंट्स हैं डेंटल लेमिला के, उससे डेवलप होती है। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? विद करेक्टरिस्टिक लाइनिंग ऑफ द पैराकेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड पोटेंशियल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर एंड इनफिल्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इसकी जो सिस्टिक लाइनिंग है वो क्या प्रोड्यूस करती है? पैराकेरेटिन प्रोड्यूस करती है, पैराकेरेटनाइज्ड रहती है, ठीक है। और जो लाइनिंग रहती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की रहती है। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये पोटेंशियल रहता है इस ट्यूमर के अंदर एग्रेसिव और इनफिल्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है। इसी एग्रेसिव और इनफिल्ट्रेटिव बिहेवियर की वजह से यहाँ WHO ने जो डेफिनेशन दी है उसमें सिस्ट की जगह इंट्राओसियस ट्यूमर बोला है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि कब कब WHO ने इसको ट्यूमर में रखा है और कब कब इसको सिस्ट में रखा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? बिनाइन ट्यूमर है, इंट्राओसियस प्रेजेंट रहती है, मल्टीसिस्टिक यूनिसिस्टिक दोनों में से कोई भी हो सकती है। लाइनिंग रहती है एपिथेलियम की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, पैराकेटनाइज्ड रहती है, और एग्रेसिव पोटेंशियल रहता है, एग्रेसिव एंड इनफिल्ट्रेटिव बिहेवियर। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। हिस्ट्री, अभी इसके थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म दी थी OKC, वो सबसे पहले फिलिप्सन ने दी थी 1956। ये तो याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक जो इसके थे उसको डिस्क्राइब किया था पिंडबर्ग और हैंसन ने 1963 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में WHO ने 1971 और 1992 के अंदर इसको क्लासिफाइड किया था एज ए ओडोंटोजेनिक डेवलपमेंटल सिस्ट, ठीक है। ओडोंटोजेनिक डेवलपमेंटल सिस्ट बोला था इसको WHO ने। फिर WHO ने इसको रिक्लासिफाइड किया था 2005 में, 2005 में, और इसको बोला था केरेटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, KCOT बोला था 2005 में। याद रखना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जो क्लासिफिकेशन दिया है ना, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्ट, उसके अंदर WHO क्लासिफिकेशन 2017 मैंने डिस्कस किया, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं। फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं, रिविजन हो जाएगा। तो KCOT बोला, और KCOT WHO ने क्यों बोला 2005 में? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल रहता है कि ये एग्रेसिवली और इनफिल्ट्रेटिव बिहेवियर रखती है, ट्यूमर की तरह बिहेव करती है, न्यूप्लाज्म की तरह बिहेव करती है, न कि सिस्ट की तरह, इसलिए इसको KCOT बोला। फिर अभी 2017 में एक फिर से नया क्लासिफिकेशन दिया WHO ने, उसमें वापस से अगेन रिक्लासिफाइड किया इसको ओडोंटोजेनिक सिस्ट के अंदर, ओडोंटोजेनिक डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट में क्लासिफाइड किया, और इसका नाम वही रखा है ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट नाम है। पहले इसको सबसे पहले हंटर ने
74 में डेंटल सिस्ट बोला था इसको। उसके बाद ड्रमोइड सिस्ट बोला था मिकुलिस ने 1876 में। प्राइमेडल सिस्ट बोला जाता था पहले इसको, ये इसका दूसरा नाम था, इनिशियली इसको प्राइमेडल सिस्ट बोलते थे। ये रॉबिन्सन ने दिया था 1945 में। फिर केरेटोसिस्टोमा, ये सियर ने दिया था, ठीक है। ये अलग अलग नाम हैं, सब ने दिए थे साइंटिस्ट ने। ये ओडेंटोजेनिक केरेटोसिस्ट है, ये फिलिप्सन ने, ये देख ही लिया अपन ने। बिनाइन नियोप्लाज्म बोला था टोलर ने 1967 के अंदर। ट्रू बिनाइन सिस्टिक एपिथेलियल नियोप्लाज्म बोला था एल्फ्रोज ने बोला था, ये बोला था 1984, हाँ 1984 में बोला था ये। तो ये डिफरेंट नाम है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको दिए थे ओकेसी को। तो ये डिफरेंट नाम डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट, और ओकेसी तो अपन ने देख दिया। केसीओटी कीटोसिस्टिक ओडेनजेनिक ट्यूमर भी नाम दिया था WHO ने 2005 में। और जो ओडेनजेनिक ट्यूमर भी WHO ने दिया है, वो दिया था ओडेंटोजेनिक केरेटोसिस्ट दिया था WHO ने 2005 में दिया था। और उसके अलावा कब दिया था, 1971 और 1984, सॉरी मेरे को ये अपन ने पहले ही देखा था। 1971 और 1992 इसके अंदर ओडेनजेनिक केरेटोसिस दिया था। और 2005 में दिया है केरेटोसिस्टिक ओडेनजेनिक ट्यूमर, ये भी इसके अलग नाम है दो, ठीक है। तो ये भी इसके साथ ऐड है, ठीक है। तो ये हो गया इसके अदर नेम। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिख सकते हो तुम एग्ज़ाम के अंदर। वाई ओकेसी नेम, ओकेसी नाम क्यों दिया? ओकेसी मतलब नाम इटसेल्फ सजेस्ट दैट ओडेंटोजेनिक केरेटोसिस। ओडेंटोजेनिक मतलब डेवलपमेंट है वो डेंटल टिश्यू से हुआ। डेंटल टिश्यू में भी डेंटल लेमिना जो रहता है, डेंटल इन ओरिजिन है डेंटल लेमिना, और इसका जो रेमिनेंट है उससे इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसको ओडेंटोजेनिक बोलते हैं। केरेटोसिस्ट क्यों बोलते हैं? जो इसकी लाइनिंग है वो केराटिन प्रोड्यूस करती है, पैराकेराटिन। मोस्टली 83% चांसेस में पैराकेराटिन प्रोड्यूस करती है। कुछ सिस्ट होती हैं वो ऑर्थोकेराटिन केराटिनाइज्ड होती हैं, तो उन सिस्ट को पहले तो किसी में कंसिडर करते थे, बट अब उसको अलग एंटिटी देते हैं, उसको ऑर्थोकेराटिनाइज्ड ओडेंटोजेनिक सिस्ट बोलते हैं, OOC बोलते हैं उसको, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसका बिहेवियर एग्रेसिव नहीं होता जैसे कि ओकेसी का है, वैसा एग्रेसिव बिहेवियर OOC का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उसको डिफरेंट एंटिटी रखा है। उसकी रिकरेंस रेट नहीं होती जैसे ओकेसी की रहती है वैसी। क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं? स्वेलिंग दिख सकती है अपने को, स्वेलिंग दिखेगी विद और विदाउट पेन। विदाउट पेन, मोस्टली विदाउट पेन ही रहती है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो विद पेन दिखेगी। सेकेंडरी इन्फेक्शन में डिस्चार्ज दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ होता है, जो एडजेसेंट टूथ है जहाँ पे ओकेसी हो रहा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। रूट रिजॉर्प्शन नहीं होता, रूट रिजॉर्प्शन नहीं होता है, ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ होता है। पेरेस्थीसिया हो जाता है लोअर लिप का। एक्सपांशन होता है बक्कल जो कोर्टिकल प्लेट होता है, तो इसमें क्या बाई कोर्टिकल एक्सपांशन नहीं होता, कभी कभी तो एक्सपांशन दिखता ही नहीं है, एक्सीडेंटल फाइंडिंग रहती है। किसी पेशेंट को OPG कराते हैं तो उसमें एक्सीडेंटली दिखती है ओकेसी। क्यों? क्योंकि जो इसकी ग्रोथ होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर रहती है। ये क्या करती है मोस्टली इनिशियल स्टेज में, क्या है, इसका एक्सपांशन करवाती नहीं है ये बक्कल कोर्टिकल प्लेट का। और अगर होता है तो भी केवल बक्कल कोर्टिकल प्लेट का होता है, बाई कोर्टिकल नहीं होता। लिंगुअल कोर्टिकल प्लेट होती है वो नॉर्मल दिखती है, ठीक है। और बक्कल कोर्टिकल प्लेट होती है वो मैक्सिला में 30% केसेस में एक्सपांशन होता है और मैंडिबल में 50% केसेस में एक्सपांशन होता है। ये याद रखना, ओनली बक्कल कोर्टिकल प्लेट में एक्सपांशन होता है, ठीक है। दूसरा, एनी एज, किसी भी एज पे अपने को दिख सकती है ओकेसी, किसी भी एज पे दिख सकती है। रेयर होती है अंडर 10 ईयर ऑफ द एज, मोस्टली सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में दिखती है, ठीक है। मैंडिबल में मोर कॉमन होती है कंपेयर टू द मैक्सिला। 65% केसेज हैं वो मैंडिबल में दिखते हैं और 35% केसेज हैं वो मैक्सिला में दिखते हैं। मैंडिबल में रेमस थर्ड मोलर एरिया जो रीजन है उसको मोस्ट इन्वॉल्व करती है, फॉलोड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, देन एंटीरियर मैंडिबल। और यहाँ पे थर्ड मोलर मैक्सिला के थर्ड मोलर एरिया को और फॉलोड बाय द कस्पिड एरिया, कैनाइन रीजन, ठीक है। मेल और मेल में स्लाइटली जो इंसिडेंस होते हैं मेल में ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू द फीमेल। तो ये मोस्ट क्लिनिकल फीचर हैं। ये यहाँ पे देखो, ये ओकेसी है, तो यहाँ पे जो लिंगुअल कोर्टिकल प्लेट है वो नॉर्मल है। यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं दिख रही, कोई एक्सपांशन नहीं दिख रहा है। ये एक्सपांशन केवल ये बक्कल कोर्टिकल प्लेट में दिख रहा है, ठीक है, बक्कल कोर्टिकल प्लेट में दिख रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि बक्कल कोर्टिकल प्लेट एक्सपांशन दिखता है ओनली, बाई कोर्टिकल नहीं दिखता। लिंगुअल प्लेट नॉर्मल रहती है, बक्कल कोर्टिकल एक्सपांशन, जो लिंगुअल प्लेट है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइट एक्सपांशन दिख रहा है बक्कल कोर्टिकल प्लेट का, लिंगुअल का कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बक्कल का दिख रहा है, ठीक है, इंट्राओरली। अब आता है ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सिंड्रोम में मल्टीपल ओकेसी दिखती है। तो मल्टीपल ओकेसी कहाँ कहाँ दिखता है, कौन कौन से सिंड्रोम है? न्यूवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम NBCCS और गोलिन गोड सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग से अपन पढ़ेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें देखेंगे न्यूवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम क्या होता है और गोलिन गोड सिंड्रोम क्या होता है। मॉर्फन सिंड्रोम, ठीक है, एलेडेनलोस सिंड्रोम, नून्स सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है प्लीज़ याद रखना, मार्फन, एलेडेनलोस, नूनन्स सिंड्रोम, न्यूवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम और गोलिन गोड सिंड्रोम, इनके अंदर मल्टीपल ओकेसी दिखता है। ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम इसके अंदर भी दिखती है, और ये एक सिम्पसन गोलोबी बेहेमेल सिंड्रोम, इसके अंदर भी मल्टीपल ओकेसी दिखती है। सिंड्रोम का एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर ओनली सिंड्रोम के वीडियो डालूंगा। तो ये सब जो मेन सिंड्रोम है, न्यूवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, मॉर्फन सिंड्रोम और एलेडेनलोस सिंड्रोम, ये सब मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो। अब रेडियोग्राफिक फीचर क्या होते हैं? रेडियोग्राफिक फीचर, तो रेडियोग्राफिक फीचर में क्या रहता है, सिस्ट है वो वेल डिफाइंड रहती है, वेल डिफाइंड यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर रेडियोलुसेंसी रहती है, और जो मार्जिन रहते हैं रेडियोलुसेंसी के वो एकदम स्मूथ रहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखता है टूथ का, रिजॉर्प्शन, रूट रिजॉर्प्शन नहीं दिखती टूथ की रेडियोग्राफिकली। दूसरा, ये इम्पेक्टेड टूथ के साथ एसोसिएट रहती है सिस्ट इन 25 to 40% केसेस, ठीक है। एंड एक्सपांशन ऑफ द बक्कल कोर्टिकल प्लेट होता है विद और विदाउट प्रोफोर्शन। तो कभी कभी अपन अगर लीजन बहुत बड़ा है और बहुत अग्रेसिव है तो उसमें बक्कल कोर्टिकल प्लेट का प्रोफोरेशन भी दिख सकता है। रेडियोग्राफिक टाइप, तो ओकेसी के रेडियोग्राफिक टाइप होते हैं। पहला होता है रिप्लेसमेंट टाइप। रिप्लेसमेंट टाइप मतलब क्या होता है कि कोई नॉर्मल टूथ है, वहाँ पे नॉर्मल टूथ नहीं है, उसकी जगह ओकेसी डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ द रेडियोग्राफिक फीचर। एनवेलपमेंट टाइप क्या रहता है, ओकेसी कोई इम्पेक्टेड टूथ और एम्बेडेड टूथ है उसको सराउंड कर रही है, तो उसको बोलते हैं एनवेलपमेंट टाइप ऑफ द ओकेसी। एक्स्ट्रानीशियस ओकेसी क्या रहता है, ये जो एक्स्ट्रानीशियस ओकेसी क्या होता है, अवे फ्रॉम टूथ रहती है और रेमस के अंदर दिखती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानीशियस टाइप, ठीक है। और कोलेटरल टाइप क्या रहता है, जो टूथ की जो रूट होती है उसके साथ उसके पास में दिखती है, उसके साथ एसोसिएट रहती है, उसको बोलते हैं कोलेटरल टाइप। तो डायग्राम सिंपल डायग्राम, ये मैंडिबल है, तो ये टूथ के रूट के साथ है, रूट के साथ दिख रही है, तो ये कौन सी है, कोलेटरल टाइप, ठीक है। ये यहाँ पे प्रीमोलर मिसिंग है, यहाँ प्रीमोलर मिसिंग है, प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर मिसिंग है, और यहाँ पे ओकेसी दिख रही है, ये रिप्लेसमेंट टाइप है। ये ओकेसी क्या है, रिप्लेसमेंट टाइप। और ये क्या है, ये कोलेटरल टाइप, ये एम्बेडेड टूथ को इन्वॉल्व कर रही है, तो एनवेलपमेंट टाइप, ठीक है। और ये रेमस के अंदर है, तो ये है एक्स्ट्रानीशियस ओकेसी, ठीक है। तो ये 4 टाइप के रेडियोग्राफिक फीचर्स हैं। ये ग्रोथ क्या रहती है ओकेसी की, एंटीरियर पोस्टीरियर इस डायरेक्शन में होती है, मतलब इसलिए बक्कल कोर्टिकल एक्सपांशन नहीं रहता, ये इस डायरेक्शन में ग्रोथ करती है इसे, ठीक है, इसलिए बक्कल कोर्टिकल एक्सपांशन नहीं होता। यहाँ पे देखो ओकेसी है, ये कौन से टाइप की है, रूट के जो टूथ है उनकी रूट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप की रूट के साथ एसोसिएट है, मतलब कौन से टाइप की होगी, कोलेटरल, ठीक है। और ओकेसी ग्रो कर रही है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, देखो आगे की तरफ आ रही है, पोस्टीरियर से आगे की तरफ आ रही है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, इसलिए एक्सपांशन नहीं दिखेगा यहाँ पे। और लीजन क्या है, लीजन यूनिलोकुलर ही है, यूनिलोकुलर रेडियोलुसेंसी, और जो मार्जिन है वो एकदम स्मूथ मार्जिन है, ठीक है, यूनिलोकुलर रेडियोलुसेंसी है। यहाँ पे ये एनवेलपमेंट टाइप है, यहाँ पे एक एम्बेडेड टूथ है उसके साथ ओकेसी एसोसिएट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स्ट्रानीशियस टाइप, इसके अंदर रेमस को पूरा इन्वॉल्व कर रही है, मल्टीपल ओकेसी का, यहाँ पे भी ओकेसी दिख रही है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रानीशियस, ठीक है। यहाँ ये कोलेटरल टाइप ओकेसी है,
टूथ के रूट के साथ। यहाँ पे स्लाइटली बक्कल एक्सपांशन एंड स्लाइटली परफोरेशन दिख रहा है सीटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काफ़ी बड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में से ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है ग्रो, और एम्बेडेड टूथ है उसके साथ एसोसिएटेड है, काफ़ी बड़ा लीजन है, एग्रेसिव लीजन है। यहाँ पे दिख रहा है ये सेफर्स की, हाँ सेफर की है शायद फोटो। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ थोड़ा मल्टी सिस्टिक दिख रहा है, मल्टी सिस्टिक दिख रहा है, ठीक है। एमिलोब्लास्टोमा जैसा मल्टी सिस्टिक दिख रहा है, इम्पेक्टेड टूथ है इसके अंदर, ठीक है। मल्टी सिस्टिक दिख रहा है, सेप्टे बन रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी ओकेसी है मल्टी सिस्टिक टाइप का, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या रहता है, हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या रहती है, मिक्सोमा, एमिलोब्लास्टोमा और सेंट्रल जायंट सेल ग्रेनुलोमा, इनसे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर अपन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आईएससी करके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसके अंदर के। एमिलोब्लास्टोमा मोस्टली यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा होता है ना, उसमें 3 लाइनिंग रहती है, 3 लाइनिंग रहती है, उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मिक्सोमा में भी, इसके अंदर भी मिक्सोमेटस टिश्यू रहता है, मिक्सोमा के अंदर भी मिक्सोमेटस टिश्यू खूब रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हिस्टोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल, रेडियोग्राफिकली जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो कौन सा है, रेडियोग्राफिकली डेंटिसिस्ट, क्योंकि ओकेसी भी इम्पेक्टेड टूथ के साथ एसोसिएट रहता है, तब कन्फ्यूजन हो सकता है। रेजिडुअल सिस्ट टूथ की जगह पे प्रेजेंट रहता है, जो अपन कोलेटरल टाइप का अपन देख रहे थे, टूथ नहीं होता, ओनली ओकेसी रहता है, तो रेजिडुअल सिस्ट को भी ये रिजेंबल कर सकता है। लेटर पेरियोडोंटल सिस्ट, तो मैंडिबल एंटीरियर में प्रीमोलर के पास भी ये प्रेजेंट रहता है, तो उससे भी ये रिजेंबल कर सकता है। ग्लोमेरुलोमैक्सिलरी सिस्ट रेयरली, ये कभी कभी एंटीरियर रीजन में भी प्रेजेंट रहता है। यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा, तो यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा से रेडियोग्राफिकली सिमिलर रहता है। एवी मार्फोन से एड्रोविनस मालफॉर्मेशन होता है, उसमें भी ऐसे ही रेडियोग्राफिक फीचर दिखते हैं। और फाइब्रोसिस लीजन रहते हैं, उनकी भी जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर जो लीजन दिखता है वो रेडियो लुसेंट ही दिखता है ओनली, तो वहाँ पे भी कभी कभी अपन कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं ओकेसी के रेडियोग्राफिकली। तो रेडियोग्राफिकली हम किसके साथ कन्फ्यूजन कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या चीज़ अपने को ध्यान देनी है। बट मोस्टली क्या रहता है, ओकेसी में एसिम्प्टोमेटिक रहती है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ रहती है, तो अपने को पता चल जाता है रेडियोग्राफिकली भी कि हाँ ये ओकेसी ही होने वाली है मोस्टली, ठीक है। ये अगर अपने एस्पिरेट किया, जो ट्यूमर जो ओकेसी है उसको एस्पिरेट, फाइनल एस्पिरेशन से एस्पिरेट किया, तो इसके अंदर चीज़ी मटेरियल दिखता है। ये चीज़ी मटेरियल कुछ नहीं होता, ये केराटिन रहती है, केराटिन रहती है। इसमें एक अलग सी स्मेल आती है, ठीक है। तो जब ग्रोसिंग करते हैं तब भी ऐसा ही रहता है, केराटिन देख के और वो जो स्मेल आती है उसके अंदर जो वो देख के, वो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हाँ ये ओकेसी है। और जो ऑर्थोग्रेनाइट ओडोजेनिक सिस्ट है उसका भी हमें आइडिया लग जाता है, उसमें तो भर भर के केराटिन रहता है, ठीक है। तो वो तो मतलब ज़्यादा केराटिन ऐसे प्लग निकलते हैं केराटिन के, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ग्रोसिंग से, कि स्पेसिमेन से पता चल जाता है कि हाँ ये इसका डायग्नोसिस ही होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चीज़ी मटेरियल दिखता है। ये देखो, ये ग्रोसिंग है, इसकी ग्रोसिंग है, इसके साथ ये एपिथेलियल लाइनिंग है, और ये टूथ दिख रहा है लाइनिंग के साथ, इम्पेक्टेड टूथ है वो साथ में है। अभी ओडोजेनिक केरेटोसिस्ट की हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखता है, सिस्टिक लाइनिंग है, तो जो सिस्टिक लाइनिंग है वो 6 से 8 सेल की सिस्टिक लाइनिंग होती है। तो ये जो लाइनिंग है वो 6 से 8 सेल की सिस्टिक लाइनिंग है, ठीक है। और लाइनिंग की जो बेसल सेल लेयर है वो उसकी पिकेट फेंस अपीयरेंस दिखती है, पिकेट फेंस अपीयरेंस बोल सकते हैं, या फिर टूम स्टोन अपीयरेंस दिखती है। टूम स्टोन पिकेट फेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा रिवर्सल पोलरिटी दिखती है इसे। तो ये जो अपीयरेंस है उसको पिकेट फेंस अपीयरेंस और टूम स्टोन अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया है, जो एपिथेलियम है वो क्या रहती है, सेपरेट रहती है, सेपरेशन ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम फ्रॉम द कैप्सूल। जो कनेक्टिव टिश्यू उससे सेपरेशन होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन वही फाइब्रोब्लास्ट, मिक्सोमेटस कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, कोलेजन। और ये जो दिख रही है आइलैंड दिख रहा है, ये स्टिलेट रेटिकुलम, स्टिलेट सिस्ट, सैटेलाइट सिस्ट या डॉटर सिस्ट बोलते हैं इसको, या डॉटर सिस्ट बोलते हैं इसको, डॉटर सिस्ट। यहाँ ऊपर ये जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जो ऊपर दिख रही है केराटिन प्लगिंग दिख रही है, ठीक है, जो पैराकेरेटिन है वो फॉर्मेशन। और ये ल्यूमिन
सिस्टिक ल्यूमन है। तो जब हम नीडल एस्पिरेशन करते हैं तो ये ल्यूमन के अंदर जाते हैं, नीडल ल्यूमन के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर उसको एस्पिरेट करते हैं। तो जो ये केराटिन जो बना रही है, पेरिकेराटिन जो लेयर है, पेराकेराटिन जो बन रही है वो एस्पिरेट करते हैं, तो वो चीज़ी मटेरियल, वाइट चीज़ी मटेरियल दिखता है अपने को, ठीक है, थिक रहता है वो काफ़ी, तो उसको एस्पिरेट करना भी डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे देखो केराटिन, पेराकेराटिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है, जो बेसल सेल लेयर जो सेल्स हैं वो बडिंग शो करती हैं, बडिंग शो कर रही है, देख रहे हैं, बडिंग शो कर रही हैं। तो बडिंग जो ओकेसी बडिंग शो कर रही है हिस्टोपैथोलॉजिकली, याद रखना वो ओकेसी के चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये नीचे आगे एक ये सेपरेट हो रही है, ये डॉटर सिस्ट या सैटेलाइट सिस्ट बना रही है, ठीक है। तो ऐसी ओकेसी क्या रहती है, उनका चांसेस ऑफ रिकरेंस हाई रहता है। तो हम हिस्टोपैथोलॉजिकली देख के भी हम बता सकते हैं कि उसका जो प्रोग्नोसिस है सिस्ट का वो कैसा होगा। तो इन सिस्ट, ऐसी सिस्ट के अंदर चांसेस ऑफ द रिकरेंस हाई रहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये ओडोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड दिख रहे हैं, जो रेमिनेंट ऑफ डेंटल लेमेला है वो भी दिख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये भी क्या करते हैं, चांसेस ऑफ द रिकरेंस होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर ये पीछे छूट गए सर्जरी के टाइम पे तो ये क्या करते हैं, वापस से ओकेसी बना लेते हैं। तो ओकेसी के जो चांसेस ऑफ रिकरेंस है अपन देखेंगे आगे, तो बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो इसका हिस्टोपैथोलॉजिकली डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा दिख रहा है, कहीं एपिथेलियम में बडिंग तो नहीं दिख रही, सैटेलाइट सिस्ट कितनी दिख रही हैं, एपिथेलियल आइलैंड कितने दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उन कंडीशन में क्या रहता है, सर्जिकली उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाता है कि हमें करना क्या है, मतलब क्या करना है, मतलब ये है कि हम अगर बडिंग दिख रही है या फिर आइलैंड दिख रहे हैं या फिर लाइनिंग सेपरेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस ओकेसी के चांसेस हैं कि वो पीछे छूट सकती है सर्जरी के टाइम पे। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि जिससे कि वो वहाँ कोई रिमेनिंग नहीं रहे, उसका सिस्टिक लाइनिंग रिमेनिंग नहीं रहे, कोई कैप्सूल रिमेनिंग नहीं रहे पीछे, कोई एपिथेलियल आइलैंड नहीं छूटे वहाँ पे, जिससे कि चांसेस ऑफ रिकरेंस रिड्यूस हो जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, वही पेशेंट को फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी कुछ टाइम बाद। यहाँ पे देखो सेपरेशन, ये टूमस्टोन अपीयरेंस दिख रही है, नीचे की एक लाइन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे केराटिन, पेराकेराटिन फॉर्मेशन दिख रहा है, खूब सारा दिख रहा है ऊपर की, ये जो ले रही है पेराकेराटिन है, पेराकेराटिन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पेराकेराटिन दिख रही है, कोरुगेटेड है, ऐसे कोरुगेटेड है, पूरी सरफेस दिख रही है, कोरुगेशन दिख रहा है पूरी लाइनिंग। यहाँ पे देखो कोरुगेशन दिख रहा है पूरी पे। तो ये इसका ओडोजेनिक जो केराटोसिस्ट है, इसका स्पेसिफिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है ये। ट्रीटमेंट क्या रहता है, ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, जो ओकेसी है उसका साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट कितना है, और हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट क्या है, कौन सा है, बडिंग है कि नहीं है, एपिथेलियल आइलैंड है कि नहीं है, एपिथेलियम कितनी सेपरेट हो रही है कैप्सूल से, ये सब देख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन क्या होता है, सिंपली क्या रहता है, इन्यूक्लिएशन में हम क्या करेंगे, सिंपली इन्यूक्लिएशन में कुछ नहीं करते, हम सिंपली जो कोई भी सिस्ट है या कोई ट्यूमर है उसको सिंपली रिमूव कर देते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं ट्यूमर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओकेसी तो नहीं है ये डायग्राम में, बट ये शायद रेडिकुलर सिस्ट होगा। तो टूथ निकाला और निकाल के ये जो सिस्ट है उसको पूरी को इन्यूक्लिएट कर दिया और इस एरिया को क्लीन करके वापस क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे निकाल रहा है, देखो फोटो में देखो, ये फिर ओकेसी की लाइनिंग निकाल रहा है, बट इसमें पीछे क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, कितना क्या बच गया पता नहीं है, हमें क्लीन कर दिया और वापस सूचर कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो रिकरेंस रेट रहती है वो काफ़ी हाई रहता है, बोलते हैं कि 30 to 60%। यहाँ पे इस कंडीशन इन्यूक्लिएशन में, ओनली इन्यूक्लिएशन में 30 to 60% रिकरेंस रेट रहती है, रिकरेंस रहती है, याद रखना। तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट करेंगे कब, जब सिस्ट बहुत छोटी है उस कंडीशन में, ओकेसी बहुत छोटी है उस कंडीशन में हम ओनली इन्यूक्लिएशन कर देंगे, बट करते नहीं है ओनली इन्यूक्लिएशन। दूसरा, इन्यूक्लिएशन विद द कार्निश सॉल्यूशन। एक कार्निश सॉल्यूशन होता है। कार्निश सॉल्यूशन क्या रहता है कि एक सॉल्यूशन आता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, 3 ml क्लोरोफॉर्म रहता है, 6 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल रहता है, 1 ml ग्लाइसियल एसिटिक एसिड रहता है और 1 ग्राम फेरिक क्लोराइड रहता है। तो ये क्या रहता है, जो कार्निश सॉल्यूशन होता है, जो ये जो सेल्स हैं
एपिथेलियम की सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, उनका क्या करता है, नेक्रोसिस करता है। तो ये यूज करते हैं। तो नेक्रोसिस, ये इन्यूक्लिएशन कर दिया, पहले इन्यूक्लिएशन कर दिया, फिर इसका पैक डाल के कम से कम 3 से 5 मिनट तक वहाँ पे रख देते हैं और फिर वापस क्लीन करके ड्रेसिंग दे देते हैं। तो इसकी वजह से क्या रहता है, जो सेल्स इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, जो रिमेनिंग बची हुई हैं इन्यूक्लिएशन के बाद में, उनका नेक्रोसिस हो जाएगा और वो डेड हो जाएंगे। तो चांसेस ऑफ रिकरेंस रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अंदर एक मॉडिफाइड कार्नियल सॉल्यूशन भी होता है। उसमें क्या रहता है, ये क्लोरोफॉर्म हटा देते हैं कि क्लोरोफॉर्म थोड़ा हेजार्ड रहता है, हेल्थ हेजार्ड्स रहते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म हटा देते हैं। और क्लोरोफॉर्म की वजह से क्या रहता है, ये जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी अनस्टेबल रहता है। हमेशा जब सॉल्यूशन बनाते तो ये तभी तुरंत बनाया जाता है और सेम डे में यूज किया जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म हटा देंगे तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड कार्नियल सॉल्यूशन। अब थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, इन्यूक्लिएशन कर देते हैं और पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी कर देते हैं। मतलब इन्यूक्लिएशन कर दिया, सिस्ट को निकाल दिया, ये देखो यहाँ से सिस्ट को निकाल दिया, और उसके बाद में क्या किया, ओस्टेक्टोमी, मतलब जो बोनी कैविटी बची है, रिमेनिंग बोनी कैविटी बची है, उसमें हैंड पीस से क्या करेंगे, पूरी ओस्टियोटोमी कर देंगे, कुछ पार्ट ऑफ द बोन उसका निकाल देंगे और उसके अंदर आइडोफॉर्म फिल कर देंगे और फिर हीलिंग होने देंगे। तो इसको बोलते हैं इन्यूक्लिएशन विद द पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी। ठीक है, चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है इन्यूक्लिएशन विद कार्नियल सॉल्यूशन पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी। तो कार्नियल देखो, इसमें इन्यूक्लिएशन भी करेंगे, पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी भी करेंगे और कार्नियल सॉल्यूशन भी यूज करेंगे, 3 चीज़ें यूज करेंगे। तो पहले इन्यूक्लिएशन कर दिया हमने, इन्यूक्लिएशन कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो रीजन है उसको रिंस करेंगे विद द सेलाइन के साथ रिंस कर दिया। फिर क्या करेंगे, जो कार्नियल सॉल्यूशन है उसके साथ उसको पैक कर देंगे 3 मिनट के लिए, फिर वापस से रिंस करेंगे सेलाइन से, और फिर वही हैंड पीस से अपन ने देखा था ओस्टेक्टोमी कर रहे थे, वो हैंड पीस से ओस्टेक्टोमी कर देंगे और फिर जो टिश्यू है उसको एक्सरसाइज कर देंगे। तो ये है इन्यूक्लिएशन विद द कार्नियल सॉल्यूशन विद पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें चांसेस और कम हो जाते हैं रिकरेंस के। इन्यूक्लिएशन एंड, ये थोड़ा कलर मैंने ऐसे यूज कर लिया, इन्यूक्लिएशन एंड क्रायोथेरेपी। इन्यूक्लिएशन तो सब में सेम ही है, मतलब इन्यूक्लिएशन मतलब मैंने सिस्ट को निकाल दिया। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं, क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन की मैकेनिज्म क्या रहती है कि ये डिवाइटलाइज करती है, जो बोन की ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसको डिवाइटलाइज कर देती है, और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैट्रिक डिवाइटलाइजेशन हो गया, और जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक है वो वहीं पड़ी है स्कैफोल्ड की तरह। ठीक है, और प्रोसीजर क्या रहता है, इन्यूक्लिएशन कर दिया, उसके बाद जो सिस्टिक कैविटी है उसके अंदर हम लिक्विड जो नाइट्रोजन है उसका स्प्रे करेंगे 2 बार, 1 मिनट के अंदर 2 बार करेंगे, और ऐसा हर 5 मिनट के इंटरवल पे करेंगे। ठीक है, तो पहले स्प्रे किया 1 मिनट तक, फिर 5 मिनट रुक गए, 5 मिनट रुके तो क्या फ्रीज हुआ पूरा टिश्यू, और उसकी वजह से डिवाइटलाइजेशन हुआ। फिर से हम 1 मिनट तक स्प्रे करते हैं और फिर 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट वेट करेंगे हम, फिर से वापस फ्रीज होगा और फिर क्या होगा, डिवाइटलाइजेशन होगा। तो इसमें क्या है, इस प्रोसीजर के एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये जो अंदर जो बोन के अंदर जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल गया है ओकेसी का, सिस्ट का, कैप्सूल का, उसको तो डिवाइटलाइजेशन कर देता है ये, उसकी वजह से चांस ऑफ द रिकरेंस बढ़ जाते हैं। पर इसका एडवांटेज क्या है, बोन ग्राफ्ट, बोन मैट्रिक्स क्या रहती है वहीं पे रहती है, तो इसकी वजह से अगर हम इमीडिएट बोन ग्राफ्ट करते हैं ना, तो उसके लिए वो जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स बची है बोन की, वो एज ए स्केपफोल्ड की तरह काम करती है, और वहाँ बोन फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है कि वो इनऑर्गेनिक मैट्रिक के साथ स्केपफोल्ड वहाँ पड़ा है, तो जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के, अगर लीजन बड़ा है तो उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर इन्यूक्लिएशन किया तो। बट अगर क्रायोथेरेपी करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इनऑर्गेनिक जो ओसियस टिश्यू है उसका और जो बोन है उसका स्केफोल्ड वहाँ पे पड़ा रहेगा, जिससे चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके एडवांटेज हैं क्रायोथेरेपी के इन्यूक्लिएशन के साथ। अब छठा ऑप्शन है मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन एक टेक्निक है जो सबसे पहले डिस्कवर की थी पास्ट ने 1892 में उसने डिस्कवर किया था। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि एक जो सपोज ये सिस्ट है, ये रेनुला मान लो, ये रेनुला का, सिस्ट का तो मेरे को नहीं मिला डायग्राम, शायद ये रेनुला का डायग्राम है। तो इसने क्या किया, रेनुला के अंदर एक सिस्ट में क्या रहता है, बोन के अंदर लाइनिंग है, उसके अंदर हम
1 सेंटीमीटर का एक होल बनाएंगे, ठीक है, होल बना के उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही कर रहा है, इसने एले दिया, यहाँ पे होल बनाया, होल बना के 1 सेंटीमीटर का ओपन कर दिया। अब क्या हुआ, जो एपिथेलियम की लाइनिंग है, सिस्ट की जो लाइनिंग है, उसको ओरल लाइनिंग के साथ सूचर कर दिया और उसको ओरल इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया। ये है एक सिंपल सा प्रोसीजर। इसके बाद इसका डिकम्प्रेशन क्या, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्ट है वो साइज में छोटी हो जाएगी और उसके बाद अपन उसको निकाल देंगे। तो एक्चुअली में मास सुपरलाइजेशन का पर्पज़ क्या है, अगर सिस्ट कोई भी लीजन बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा लीजन होगा तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाइटल स्ट्रक्चर है उनको डैमेज होने के चांसेस। अगर लीजन बड़ा है और इन्फीरियर नर्व के पास में है तो चांसेस क्या है कि वो पेरेस्थीसिस होने के चांसेस हैं, नर्व डैमेज होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका मास सुपरलाइजेशन कर देंगे, फिर लीजन छोटा हुआ श्रिंक होगा, फिर हम उसका इनिक्लेशन कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि मास सुपरलाइजेशन का मेन रीज़न ये है कि जो वाइटल स्ट्रक्चर हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको कोई डैमेज ना हो ड्यूरिंग द सर्जरी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए मास सुपरलाइजेशन करते हैं। एक और टेक्निक रहती है मास सुपरलाइजेशन विद द सिस्टेक्टोमी, तो इसको वाल्ड्रोन्स मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले मास सुपरलाइजेशन जैसे अपने किया प्रोसीजर वैसे कर दिया, फिर जो डिफेक्ट है उसको पैक कर देते हैं आइडोफोम के साथ, आइडोफोम के पैक करके छोड़ देते हैं, उस पर एक प्लग लगा देते हैं। उसकी वजह से बाद में क्या होता है, सिस्ट छोटा हो जाता है, उसको इनिक्यूलेट कर देते हैं और फिर उसको निकाल के बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। ये वाल्ड्रोन्स मेथड है, ये याद रखना, सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। रिसेक्शन क्या है कि हम क्या रिसेक्शन में क्या करते हैं, जैसे ये सिस्ट है, यहाँ पे ये ओकेसी है, इसमें क्या करते हैं, जिस एरिया में ओकेसी है, ओकेसी के साथ साथ उसके नॉर्मल मार्जिन, पूरा मैंडिबल के नॉर्मल मार्जिन के साथ उसको निकाल देते हैं, रिमूव ही कर देते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, समझ रहे हो। लिंगुअल कोर्टिकल प्लेट, कोई प्लेट हम छोड़ते ही नहीं, पूरा का पूरा निकाल देते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी बिहाइंड बचेगा ही नहीं, कुछ भी, पूरा मैंडिबल का वो पोर्शन ही निकाल देते हैं, रिसेक्ट ही कर देते हैं, तो वहाँ कुछ बचा नहीं, तो रिकरेंस के चांसेस 0% हो जाता है। बट इसमें फिर रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम रहती है, रिकन्स्ट्रक्शन बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कभी अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या हुआ, मतलब पेशेंट की लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम में रहेगी, खाना पीना सब छूट जाएगा, ठीक है। तो इवन मैंने देखा है पेशेंट एम्ब्लोब्लास्टोमा अगर रिसेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में अगर एम्ब्लोब्लास्टोमा बढ़ा है तो पेशेंट की जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो रिसेक्शन मोस्टली अवॉइड करते हैं, बट रिसेक्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें रिकरेंस रहेगी नहीं, 0% रिकरेंस है इसके अंदर। उसके बाद में रिकरेंस रेट विद द डिफरेंट ट्रीटमेंट। अब ये देखेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट में कौन सा रिकरेंस। अगर हमने ओनली इनिक्यूलेशन किया तो 30 to 60% रिकरेंस रेट है। इनिक्यूलेशन के साथ हमने कार्नोज सॉल्यूशन यूज किया तो 9% रिकरेंस रेट है। इनिक्यूलेशन के साथ हम पेरीफेरल ओस्टेक्टोमी किया तो 18% चांसेस है रिकरेंस वापस होने के। चौथा नंबर, इनिक्यूलेशन भी किया, पेरीफेरल ओस्टेक्टोमी किया और कार्नोज सॉल्यूशन भी यूज़ किया तो 8% चांसेस है रिकरेंस के। मतलब हम ज़्यादा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ द रिकरेंस कम हो रहा है। मास सुपरलाइजेशन में 33% चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि मास सुपरलाइजेशन में चांसेस कम हो जाते हैं, देखो यहाँ पे चांसेस कम नहीं हुए, बट जो वाइटल स्ट्रक्चर है उनको हम बचा सकते हैं। यूनिक्लिएशन विद द क्रायोपैथी, जो क्रायोथेरेपी है, जो नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन से अपन कर रहे हैं, उसके अंदर 38% चांसेस रहते हैं रिकरेंट होने के। मास सुपरलाइजेशन और सिस्टेक्टोमी करते हैं तो चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, 13% रहते हैं। और रिसेक्शन है उसके अंदर रिकरेंस के चांसेस 0% रहते हैं। तो ये मतलब ये परसेंट तो याद नहीं रहता, बट रफली ऐसे याद रखो कि किस में कौन से ट्रीटमेंट में सबसे कम चांसेस। जैसे न्यूक्लिएशन, पेरिफेरल ओस्टेक्टोमी और कार्नोज कर रहे हैं तो सबसे कम रिकरेंस रहते हैं, और 0% रिकरेंस किस में रहती है, रिसेक्शन में, और हाईएस्ट रिकरेंस किस में रहती है, ई न्यूक्लिएशन में। अब है कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कोज ऐसे हैं जिसकी वजह से रिकरेंस होता है ओकेसी का। एक तो पहले तो इसकी जो लाइनिंग रहती है, स्टिक लाइनिंग बहुत थिन रहती है और फाइबर रहती है नेचर, ठीक है। इसकी वजह से क्या रहता है, इसी की वजह से क्या रहता है, इसका इनकम्प्लीट रिमूवल होता है, वो कभी टूट के कहीं रह जाती है, पीछे कैप्सूल कहीं रह गया, डॉटर सिस्ट कहीं रह गया, सेटेलाइट सिस्ट कहीं पीछे रह गई, तो उसकी वजह से रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनमें हाईली सेल प्रोलिफरेशन दिखता है, माइटोटिक एक्टिविटी हाई दिखती है, ये भी एक रीज़न है रिकरेंस होने का।
बडिंग जिनके अंदर दिखती है, बडिंग जो ओकेसी होते हैं, बडिंग जिनकी बेसल सेल लेयर में होती है, जो अपने हिस्टोपैथोलॉजी में देखा था, उसकी वजह से भी रिकरेंस बढ़ जाती है। ये सॉफ्ट टिश्यू जो एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू उसके साथ अडेरेंट होने के होती है, इसकी टेंडेंसी रहती है, तो इसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कुछ रह गया तो भी चांसेस रहते हैं कि वापस रिकरेंस हो जाएगा। जो सेटेलाइट सिस्ट रहती है और डॉटर सिस्ट रहती है, उसकी वजह से होता है। और जो जहाँ ओकेसी रहती है वहाँ पे हमेशा डेंटल लेमिला और जो रेमिनेंट होते हैं वो रहेंगे, वो वापस से डेवलप हो सकते हैं ओकेसी के अंदर, तो वो एक चांसेस रहता है रिकरेंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ, तो ये हो गया ओकेसी के बारे में। तो ओकेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, एग्ज़ाम में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ओकेसी काफ़ी बड़ा हो गया लेक्चर तो, बट चलो ठीक है, मतलब सर्जिकल ओरल सर्जरी और दोनों का, ओरल पैथोलॉजी दोनों का हो गया, सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। और न्यूएड बेसल सेल कार्सिनोमा और गोल्डन गोड्स कार्सिनोमा पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से जीन की वजह से होता है, कौन से लोकेशन रहती है, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रहते हैं, क्या क्या दिखता है उसके अंदर, ये सब अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था ओकेसी के बारे में। सो बस, तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर कुछ टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक डेंटिस्ट्री में, तो बताओ, हम डिस्कस कर सकते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक्स।